स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। आइए जानते हैं अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट नंबर क्या पढ़ना है। तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट नंबर पढ़ना हम लोग को एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल की भी एसिडिक नेचर होती है, क्यों होती है इसको भी जानते हैं। तो अल्कोहल के द्वारा एसिडिक नेचर को समझने के लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा डिपेंड करता है पीके वैल्यू पर, यानी कि द एसिडिक नेचर of alcohols depends upon the pKa और Ka वैल्यू। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि किसी भी एसिड का अगर एसिडिक कैरेक्टर चेक करना है तो पीके और के वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीके वैल्यू का। तो मैं अगर बात करूं अल्कोहल्स के तो तुलना करना होगा मुझे फिनॉल्स, अल्कोहल्स और ये फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे में हम लोग यहाँ पे अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स दोनों पढ़ेंगे। यहाँ पे अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स हम लोग इन दोनों की चर्चा करने वाले हैं, अल्कोहल्स का भी और फिनॉल्स का भी। तो मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। थोड़ी सी जानकारी जरूरी है पहले। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तब आता है फिनॉल, तब आता है वाटर और लास्ट में जाता है अल्कोहल्स। इस बात को ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, तब फिनॉल, तब वाटर, उसके बाद लास्ट में जाएगा अल्कोहल्स। इनके के का वैल्यू अगर हम लोग चेक करें के, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का के का मान 10⁻⁵, जबकि फिनॉल का 10⁻⁻10 और वाटर का 10⁻⁻14 और अल्कोहल्स का 10⁻⁸। तो मैं क्या बता रहा था कि जितना ज्यादा के का मान होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब चूंकि सबके पावर में माइनस चार्जेस हैं तो जितना ज्यादा वैल्यू बढ़ रहा है उतना ही उनकी क्वांटिटी छोट हो रही है। यानी कि सबसे कम अगर वैल्यू देखा जाए के का तो 10⁻18 वैल्यू है, यानी कि अल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। अब थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों के बीच में। यहां से अगर यहां का डिफरेंस निकालेंगे तो 10⁵ का डिफरेंस आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ, लगभग 1 लाख का डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से 1 लाख गुना ज्यादा होगा। अब अगर हम लोग अल्कोहल और फिनॉल की बात करें तो अल्कोहल और फिनॉल में डिस्टेंस आप निकालेंगे डिफरेंस 10⁸ का डिफरेंस आएगा। तो ये और ज्यादा डिफरेंस हो गया, और ज्यादा डिफरेंस हो गया अल्कोहल और फिनॉल में। दोनों ही अल्कोहल ग्रुप है, लेकिन ये बेंजीन पर जो OH ग्रुप रखता है उसको फिनॉल कहते हैं। तो फिनॉल और अल्कोहल की तुलना करें तो फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो अल्कोहल से 10⁸ टाइम्स ज्यादा होता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस बात को पूरा ध्यान रखना होगा कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनॉल, देन वाटर और देन अल्कोहल्स।
और दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको मालूम चल गया। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल्स के बीच की क्या डिफरेंस है, फिर अल्कोहल्स एंड फिनॉल के बीच क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी हमें मालूम रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 10⁻⁸ का डिफरेंस है, या 10⁵ का डिफरेंस है, याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसको नोट कर लिया जाए, मिटाते हैं इसको। ओके, चलिए अब बात करेंगे हम लोग इसमें कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हम लोग कैसे समझते हैं। तो बाय द रिएक्शन में ये लोग अपने H+ आयन को निकालते हैं, इससे समझ में आता है कि इनके पास एसिडिक स्ट्रेंथ है। यानी कि मैं सीधे तौर पे बात कर सकता हूं कि द एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर, देखिए द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड phenols are so in following reaction। फॉलोइंग रिएक्शन में अल्कोहल्स और फिनॉल्स के एसिडिक नेचर दिखाता है। क्या दिखाता है पहले समझिए। सबसे पहले हम लोग R1OH को अगर हम लोग एक्टिव मेटल यानी कि सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो हमने ये देखा है कि ये अल्कोहल जो है सोडियम अल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। यहाँ 2 मोल लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि सोडियम के साथ रिएक्शन करने के बाद अल्कोहल के पास एक नेचर है कि यह हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। इसी नेचर को देखने के बाद ये तय किया जाता है कि इसके पास एसिडिक नेचर है। यानी कि अब एक और नेचर हम लोग देख सकते हैं। अब फिनॉल को भी देख लीजिए। फिनॉल भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके सोडियम के साथ, और ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, यानी कि ONA करेगा और यहां से ये हाइड्रोजन को निकालता है। तो यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 मोल लेकर हम लोग चलते हैं और ये हाइड्रोजन गैस को बाहर करता है। इसी प्रकार अगर हम लोग किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो R1OH प्लस NaOH ये बेस है। तो यहां भी देखा जाता है कि अल्कोहल जो है अपना H को निकालता है, H+ को निकालता है, यानी कि R बॉन्ड वो Na बनाता है प्लस वाटर यहां से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही कंसेप्ट में फिनॉल के साथ भी ऐसी होती है कंडीशन। फिनॉल भी लेते हैं, फिनॉल लिया गया, फिर NaOH, फिनॉल के साथ NaOH, और इसको रिएक्शन कराएंगे तो फिनॉल पे जो है ये ONA और प्लस यहां से वाटर निकल जाएगा। तो इन सभी कॉन्सेप्ट में हम लोग ये तय कर लेते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल जो है वो H+ आयन को बाहर निकालते हैं जो H2 के रूप में रहता है, यानी हाइड्रोजन गैस को भी बाहर निकाल रहा है। तो हम लोग ये समझते हैं कि जब ये हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालते हैं यानी H+ आयन को ये रिमूव करते हैं, दैट इज इट हैज एसिडिक नेचर। तो इसका अर्थ है कि इसके पास एसिडिक नेचर है। चलिए नोट कर लीजिए, ये रिएक्शन इंडिकेट करता है कि अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स दोनों ही एसिडिक कैरेक्टर को रखते हैं, एसिडिक नेचर को रखते हैं। दोनों ही रिएक्शन में ये बिल्कुल दिख रहा हम लोगों को कि ये हाइड्रोजन प्लस H+ आयन को बाहर निकालते हैं। जब H+ आयन को कोई भी कंपाउंड बाहर निकालता है किसी रिएक्शन में तो ये तय हो जाती है कि वो एसिडिक कैरेक्टर को रखता है, एसिडिक नेचर को रखता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसमें। नोट कर लेंगे आप लोग या पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, तो अब आप लोगों को एक चीज मैं बताऊं यहाँ पे कि इनकी एसिडिक नेचर जो है ये तो हमको समझिए कि एसिडिक नेचर को दिखाते हैं, लेकिन अब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करने जा रहे हैं, ठीक है, ए नंबर में एसिडिक
स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स। सबसे पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल का देखते हैं। तो चूंकि अल्कोहल जो है R बॉन्ड OH, इसमें एक पोलर है। मान लीजिए कि ऑक्सीजन की निगेटिविटी ज्यादा है तो ये माइनस चार्ज, हाइड्रोजन की निगेटिविटी कम है तो ये प्लस चार्ज, यानी कि ये एक पोलर कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है। अब हम लोग ये देखना है कि ये अल्काइल ग्रुप के आने के कारण क्या इनकी पोलैरिटी कम होती है कि अधिक होती है। अगर इनकी पोलैरिटी कम हुई तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, अगर इनकी पोलैरिटी बढ़ती है तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये तो हमने तय कर लिया कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ एसिड है क्योंकि H+ को निकालते हैं। अब हमें इनका ये देखना है कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ R के आने से, यानी कि ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इनके यहाँ जुड़ने से OH पर अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या प्रभाव पड़ती है। तो अल्काइल ग्रुप जो है ये मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दैट इज बॉन्ड R, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दैट इज बॉन्ड R की जगह पर बॉन्ड CH3 बॉन्ड C2H5 ये बढ़ते रहते हैं, इनके कार्बन की संख्या बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बॉन्ड R increases मतलब कि ये CH3 से CH कार्बन इनका इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज, then electron density increases on oxygen atom। अब ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन ऑक्सीजन एटम। ड्यू टू दिस polarity of O bond H, polarity of O bond H bond decreases। तो पोलैरिटी यहां पे घट गया। ये प्लस और माइनस जो है इनकी, ये माइनस और प्लस जो है, क्योंकि ऑक्सीजन पे निगेटिविटी अगर बढ़ेगी, जितना ज्यादा नेगेटिव बढ़ेगा उतनी इनकी पोलैरिटी कम हो जाएगी। जब पोलैरिटी घटेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटेगा। देन या हेंस लिखिए, हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स डिक्रीजेज। तो इस तरह से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि हम अगर यहाँ पे CH3OH लेते हैं तो CH3OH की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल में सबसे ज्यादा माना जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा, इससे कम माना जाएगा R बॉन्ड CH2OH, इससे कम माना जाएगा जब 2 डिग्री अल्कोहल होगी, यानी कि R और R 2 डिग्री अल्कोहल, और सबसे कम जो होगा वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, यानी कि R R R और यहाँ पे OH। तो इस तरह से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे दिखाया गया है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होती है, घटती है। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ इनका घटती है। तो ये है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यानी कि एक ही अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे R और C यानी कि इसमें कार्बन की संख्या एक कार्बन है, यहाँ कार्बन की संख्या
2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। यहाँ पे 2 डिग्री, ये 1 डिग्री की बात करेंगे, 1 डिग्री में ही कार्बन बढ़ता है तब भी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है। यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, क्योंकि जितना ज्यादा ब्रांचेस बढ़ेंगे उतनी साइड से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइड बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइड बढ़ेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। तो ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा वैसे इसकी पोलैरिटी डिक्रीज करेगा, पोलैरिटी जैसे डिक्रीज करेगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। चलिए नोट कर लेंगे आप लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स जो है इस तरह से इनकी पोलैरिटी घटने पर, पोलैरिटी क्यों घटती है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इसमें अटैच्ड होता है और अल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेगा यानी कि CH3 CH2 ये सब बढ़ते चला जाएगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। राइट, चलिए इसको आप लोग नोट कर लेंगे, पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स यानी कि इसके बी नंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं और ये है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग देखना है कि क्या होती है। तो वैसे फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को जानने से पहले एक बात समझना है कि फिनॉल जो है ना, ड्यू टू रेजोनेंस ये अपने आप को स्टेबल कर लेता है। फिनॉल जो है रेजोनेंस के अनुसार ये अपने आप को स्टेबल कर लेता है। ठीक है, तो ड्यू टू रेजोनेंस ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा। इस बात को हम लोग समझ रहे हैं कि दोनों ही, जिसमें फिनॉल हुआ या फिनॉक्साइड आयन हुआ, ये यहाँ पे OH था, अब H को निकालेगा तो ये O पर माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पे H प्लस निकल जाएगा। इनका नाम हो गया फिनॉक्साइड आयन और इनका नाम हो गया फिनॉल। तो फिनॉल से बने फिनॉक्साइड आयन। तो दो सवाल यहाँ उठता है, पहले कि स्टेबिलिटी अगर है, अगर ये रेजोनेंस के थ्रू अपने आप को स्टेबल करते हैं तो फिर ये H प्लस आयन क्यों निकालते हैं। सवाल ये भी उठता है कि ये H प्लस आयन कैसे निकालते हैं। इन दोनों सवालों को हम लोग इनके रेजोनेंस से जानेंगे। हम दोनों का रेजोनेंस यहीं से बांट देते हैं और यहीं पे रेजोनेंस इनका हम लोग ले लेते हैं। इसका रेजोनेंस हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये आपका फिनॉल हो गया, ठीक है, ये आपका फिनॉल हो गया। तो रेजोनेंस में ये चीज देखना, यहाँ पे बॉन्ड लगा देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिनाइल ग्रुप हम लोग पढ़े हुए हैं, फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, अपनी तरफ ये खींचता है। ठीक है, फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ खींचेंगे यहाँ पे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये उठकर इस कार्बन पर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। ये नेक्स्ट जो हमारा आया वो ये आ गया डबल बॉन्ड O। इस फिनॉल को थोड़ा सा हम यहाँ से हटाएंगे, यहाँ लिख देते हैं फिनॉल। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ आया, इस पे एक हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब इस पे एक ही लोन पेयर बचते हैं और साथ में चूंकि डबल बॉन्ड आ गया तो इस पे एक चार्ज आ जाएगा। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन उठकर इस पे आ गया, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो करेगा और इस पे चार्ज आ गया माइनस चार्ज, इस पे आ गया। बाकी के ये 2 बॉन्ड अभी भी प्रेजेंट है मेरे पास। अब ये जैसे पाई इलेक्ट्रॉन उठकर इस बॉन्ड पे आएगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस कार्बन पे। तो अगला स्टेप जो हमारा होगा वो होगा कि ये डबल बॉन्ड है, वो बॉन्ड H
इस पे एक लोन पेयर तो हमें शो करना ही है। इस पे चार्ज हो गया प्लस, किस पे, ऑक्सीजन पे चार्ज हो गया प्लस, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड तो आ गया, और ये उठकर इस कार्बन पे आ रहा है तो इस पे एक माइनस चार्ज आ गया। अब ये डबल बॉन्ड है, हमारे पास दो अभी भी पाई बॉन्ड दिख रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर अगर यहाँ से इस पे आते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ही लोग मतलब डिलोकलाइज शुरू हो जाता है, इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी करते हैं, रेजोनेंस तो हम बनाए गए हैं। तो यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन उठकर फिर इस कार्बन पे आ जाता है। तो अगले स्टेप में ये जो फिनॉल है, अगले स्टेप में ये जो फिनॉल है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O, बॉन्ड H, इस पे एक माइनस, इस पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक लोन पेयर है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ जा रहा था, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब ये पाई बॉन्ड जो है पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन बना देता है, इस पे अब माइनस चार्ज आ जाता है। अगले स्टेप में फिर से ये पाई इलेक्ट्रॉन उठकर जब यहाँ जाएगा तो ये पाई बॉन्ड फिर ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, यानी फिर वो जहाँ थे वहां पहुंच गए। तो अब अगले स्टेप में आपको बिल्कुल साफ साफ दिखेगा कि रेजोनेंस हो चुका है। अब ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन अब पहले से था, प्लस चार्ज यहाँ से हट जाएंगे। अब हमारा डबल बॉन्ड एक यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। तो कुल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अल्कोहल का 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? 5। यानी कि इनके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अब देखना है कि चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ता है उतना ही ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इनकी स्टेबिलिटी तो है, ये बात क्लियर है, इनकी स्टेबिलिटी है चूंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ज्यादा। आइए इनका भी देखते हैं, इनकी स्टेबिलिटी पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अब फिनॉक्साइड आयन हम लोग यहाँ पे, ये है आपका फिनॉक्साइड आयन, यानी कि O पे एक लोन पेयर और इस पे है माइनस चार्ज। लोन पेयर इधर दिखा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इस पे माइनस चार्ज। पाई बॉन्ड एक यहाँ पे और यहाँ पे है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन उठकर जब यहाँ पे जाएगा तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगला जो स्टेप होगा हमारा, डबल बॉन्ड O बनेगा और इस पे माइनस चार्ज था, अब इस पे कोई चार्ज नहीं है। क्योंकि जब डबल बॉन्ड एग्जिस्ट सेटिस्फाइड हो गया, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए, 2 ही बॉन्ड बनाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे? 2 होंगे। तो ये डबल बॉन्ड बना लिए तो अपने आप को ये सेटिस्फाइड कर लिए, बॉन्ड इनका सेटिस्फाइड हो गया। जब इनका बॉन्ड सेटिस्फाइड हो गया तब इन्हें और आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इस पे आ गया माइनस चार्ज। यूं समझो कि जो निगेटिव चार्ज यहाँ था अब आ गया यहाँ पे। ये हमारे पास 2 बॉन्ड प्रेजेंट है अभी भी। अब अगले स्टेप में ये पाई इलेक्ट्रॉन उठकर जब इस पे जाएगा तो ये उठकर यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगला स्टेप जो हमारा है वो शो करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये पाई बॉन्ड एक आ रहा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन वाला, और ये पाई बॉन्ड जो है ये उठकर एक इलेक्ट्रॉन के रूप में पाई इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। निगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पे आ गया, यानी कि निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हो रहा है, इतना ध्यान रखना। अगले स्टेप में जब हम जा रहे हैं इनके, तो अगला स्टेप हमें ये दिख रहा है कि अब ये डबल बॉन्ड O तो रखेंगे, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ बॉन्ड बना लेगा और पाई बॉन्ड उठकर यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन बना लेगा। तो अब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया और इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे। रेजोनेंस तो आप लोगों को आती ही है, रेजोनेंस में कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि रेजोनेंस आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे।
अब कितना आती है ये तो हमें नहीं पता है, वो तो आप लोग जानते हो कितना आती है, लेकिन रेजोनेंस आना चाहिए। जब रेजोनेंस आएगा तभी आप कोई भी एसिडिक स्ट्रेंथ या कोई भी रिएक्शन को समझ पाओगे। रेजोनेंस इफेक्ट होता है, रेजोनेंस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैकेनिज्म को जानना है तभी रेजोनेंस जानना पड़ता है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन उठकर इस बॉन्ड पे आएगा तो ये पाई बॉन्ड उठकर फिर इस ऑक्सीजन पर चला जाएगा। इस तरह से अब आपका जो ये बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड अब सिंगल बॉन्ड में चला गया। ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे जो था पाई इलेक्ट्रॉन चूंकि ऑक्सीजन पे आ गए तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया और माइनस चार्ज लग जाएगा। और ये पहले से हमारा एक यहाँ पाई है, यहाँ पाई बॉन्ड है, अब एक नया पाई बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, रेजोनेंस हो चुका है। तो कुल मिलाकर हम लोग पहले वाले सेट में फिर पहुंचे। सिर्फ क्या देख रहे हैं कि जो बेंजीन है, बेंजीन का पाई बॉन्ड डीलोकलाइज किया है। साथ में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ जाकर और ये डीलोकलाइज हुआ है, यानी निगेटिव चार्ज यहाँ भी डीलोकलाइज हुआ है। यहाँ भी देख रहे हैं कि निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हुआ है, प्लस चार्ज तो फिक्स्ड है। डीलोकलाइजेशन किसका हुआ? निगेटिव यहाँ से, फिर निगेटिव यहाँ, फिर निगेटिव यहाँ, तो यहाँ भी निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हुआ है, यहाँ भी निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हुआ है। फिर अंतर क्या है? तो आइए देखते हैं इनका कि क्यों ये H+ को निकालते हैं। जब दोनों के पास 5 रेजोनेंस हुए, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ भी है, यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दोनों के पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो क्या कारण है ऐसा कि ये लेस स्टेबल हो जाता है और ये मोर स्टेबल हो जाता है, तभी तो ये स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो H+ को निकालता है। आइए इनके कारण को समझते हैं। फर्स्ट नंबर में कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हुआ, डीलोकेलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हुआ। यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो रहा है, ठीक है। यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन, यहां तक तो बराबर है। सेकंड में हम लोग देखेंगे कि ये जो है यहां पे कोई चार्ज है नहीं है, फिनॉल पे कोई चार्ज है नहीं है, लेकिन यहाँ पे चार्ज उत्पन्न हुआ, यानी कि 2 प्लस और माइनस चार्ज उत्पन्न हुए, यानी कि चार्ज का ये सेपरेशन किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बात जान रहे हैं कि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हुआ है, यानी कि चार्ज सेपरेशन अकर्स। चार्ज सेपरेशन यहां पे होता है, ठीक है। यहां पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ है, नो एनी चार्ज सेपरेशन, यहां पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता है। तो चार्ज सेपरेशन होने के कारण इस ये जो होता है ना, इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। यहां लिख देता हूं मैं, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन it become ठीक है, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन इट बिकम अनस्टेबल, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन इट बिकम अनस्टेबल। चार्ज सेपरेशन यहाँ पे मैंने लिखा है, चार्ज सेपरेशन हम यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन इट बिकम अनस्टेबल, ठीक है। ये अनस्टेबल हो जाता है चार्ज सेपरेशन के कारण। ये क्या होता है? अनस्टेबल, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी जो है ये लेस स्टेबल हम लोग मान सकते हैं।
ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, ये लेस स्टेबल है। और इसमें चूंकि चार्ज सेपरेशन नहीं होती है तो ये क्या हो गया, ये मोर स्टेबल हो गया। ये क्या हो गया, ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान देनी होगी हम लोगों को कि चार्ज सेपरेशन यहाँ पे होती है। चार्ज सेपरेशन समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल में फिनॉल में कोई चार्ज नहीं थी, लेकिन जैसे रेजोनेंस शुरू हुआ तो चार्ज सेपरेशन आ गया प्लस माइनस। ठीक है कि यहाँ प्लस फिक्स्ड है और डिलोकलाइजेशन किसका हो रहा है, नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ भी डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, दोनों में नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हुआ, कोई डिफरेंस नहीं है। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका भी है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका भी है, यहाँ भी कोई फर्क नहीं है। अंतर एक जगह पर आता है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होती है जबकि यहाँ पे कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होता है। ड्यू टू दिस इट मेक मोर स्टेबल और ड्यू टू दिस इट मेक लेस स्टेबल। हेंस फिनॉल easily remove H plus ion and to become phenoxide ion, so the acidic strength of phenol is large. ठीक है, या acidic strength is greater than alcohols। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग, और वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से एक बात समझ लीजिए, फिनॉल क्यों H plus आयन को रिमूव करेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा, तो इसके पीछे एक ही रीजन है कि ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। तो ये फिनॉल चाहता है कि हम अपने H plus आयन को रिमूव करें और हम अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा लें। तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो H plus आयन को रिमूव करते हैं। तो क्यों ये ज्यादा स्टेबल है, इसको जानने के लिए पूरी डिटेल कहानी बताई गई है, क्योंकि इसके पास सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन नहीं है। हाँ, डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज तो है, लेकिन चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यहां भी आपका डिलोकलाइजेशन नेगेटिव चार्ज है, लेकिन एक कंडीशन आने के कारण कौन सा, चार्ज सेपरेशन होता है। इसको ध्यान रखिएगा, काफी फोकस किए इस पे, हम नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोगों को ये जानना है कि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप आता है तब इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। तो एक बात समझ लीजिएगा, यहां पे एक पॉइंट्स को समझिएगा पहले आप लोग कि अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स of phenols on the basis of substituent अगर कोई आता है तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है। फर्स्ट में जानते हैं इलेक्ट्रॉन withdrawing group, फर्स्ट में हम लोग इसको लिखेंगे EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप increase the acidic strength of phenols। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा तो फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। जैसे मान लो कि ये फिनॉल हम ले रहे हैं, ठीक है, ये हम फिनॉल लिए और यहां पे कोई कुछ भी एक सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, ठीक है,
तो जब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन चूंकि निगेटिव चार्ज है तो इनके और इनके बीच एक इलेक्ट्रॉन का एक रेजोनेंस शुरू हो जाएगा, यानी कि ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेंगे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा तो H को आसानी से निकाल देंगे, जिसके कारण ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप दो प्रकार से होते हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I इफेक्ट हो सकते हैं या ये -M इफेक्ट भी हो सकता है। -I इफेक्ट भी हो सकता है, -M इफेक्ट भी हो सकता है। अगर इनकी निगेटिविटी ज्यादा है तो -I इफेक्ट होंगे, ठीक है। अगर इनकी निगेटिविटी ज्यादा है तो ये -I इफेक्ट होंगे। अगर इनके पास डबल बॉन्ड ये सब आते हैं तो रेजोनेंस शुरू हो जाएंगे तो ये -M इफेक्ट हो जाएंगे। दोनों ही केसेस में इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। इनकी चूंकि पोलैरिटी यहां से डिक्रीज कर जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे इनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। एक चीज और जान लीजिए, इट मोर ऑन, या ऐसे लिखिए, दिस इफेक्ट more on ortho and para position। तो ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन पे जुड़ा है तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। और कितना इंक्रीज करती है ये नहीं बताया जाएगा, लेकिन हाँ इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सेकंड नंबर में हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कि बॉन्ड R है, समझ रहे हैं, बॉन्ड R। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या तो ये +I होंगे या तो ये +M इफेक्ट होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स। ये फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो फिनॉल, मान लो कि ये फिनॉल है, ठीक है, यहां पे ये फिनॉल है। अब यहां पे X, यहां पे क्या ले रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये उठकर इस पे जाएगा। इस तरह से यहां देख रहे हैं कि इसकी पोलैरिटी को घटा दे रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन एटम। ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यानी इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उठकर इधर जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जब जाएगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। ऑक्सीजन पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा जिसके कारण क्या हो रहा है, यहां पे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो दो केसेस हैं, इसको याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, और ये ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, और ये ऑर्थो एंड पारा पर भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये भी होता है क्योंकि ऑर्थो एंड पारा इसके लिए बहुत ही सेफ जगह होते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, या वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिटाते हैं इसको और थोड़ा सा इन दोनों पे एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां बता रहा हूं। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इससे ज्यादा होगा अगर हम यहां पे फिनॉल के साथ NO2 लगा रहे हैं, ठीक है। इससे ज्यादा होगा अगर हम फिनॉल पे इसके पारा पोजीशन पे NO2 लगा दें, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है। NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ध्यान रखिएगा। NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है।
इसमें अगर हम OH और अब हम लोग एक ऑर्थो पर और एक पारा पर जोड़ लेते हैं, तो इस तरह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। इससे भी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है जब हम लोग एक ऑर्थो पे, एक मिनट, ऑर्थो पे, मेटा पे और पारा पे, तीनों पे जोड़ देते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा इसमें बढ़ जाता है। इससे भी ज्यादा बढ़ जाता है जब हम इसी की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, यानी कि हम एसिडिक ये NO2 को यहाँ पे ऑर्थो पे, पारा पे और फिर ऑर्थो वाली पोजीशन पे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक सीरीज है एसिडिक स्ट्रेंथ के, NCERT में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, इस पे एक हम लोग क्वेश्चन भी देख लेंगे, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे। पहले इसको देखते हैं, क्लियर नोट कर लीजिए। जैसे जैसे NO2 बढ़ेगा, पहले तो ऑर्थो एंड पारा में क्लियर किए हैं कि पारा की पोजीशन जो NO2 की होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो से ज्यादा होगी पहले केसेस। दूसरा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ NO2 बढ़ेंगे उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें निकालना है और आपके पास ऑप्शन दे रहे हैं 3 ठो, एक 4 ऑप्शन देंगे। एक तो मैंने फिनॉल लगाया, दूसरा हम यहाँ पे देते हैं NO2, तीसरा हम यहाँ पे देते हैं मेटा पोजीशन पे NO2, क्योंकि मेटा वाला यहाँ पे मैंने क्लियर नहीं किया था, और चौथा हम देते हैं यहाँ पे पारा पोजीशन पे NO2। तो मैं ये क्या कर रहा हूं कि इन चारों को मैंने दिया है, अब आपको आपके सामने ये पड़ा हुआ है, अब आपको देखकर इसका अरेंज कर देना है। बनाइए इसमें से, वीडियो पॉज करके बनाइए, हमसे पहले बना लीजिए आपको। लेकिन एक मैंने चेंज नहीं किया है मेटा पोजीशन में, जो कि मेटा इसमें नहीं बताया है, यहाँ पे एक मेटा मैंने लगाया है, बाकी आपका सेम है, आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि पहले ही आपको सीरीज मैंने बताया है। एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने आपको सजाया है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको बताया कि सबसे पहले इसमें क्या होगा, डी, चूंकि डी की पारा पोजीशन है सबसे ज्यादा होगा, तब ऑर्थो पोजीशन आएगा बी, तब मेटा पोजीशन जाएगा। देखिए ऑर्थो एंड पारा से भी सबसे ज्यादा पारा, तब ऑर्थो, तब मेटा जाएगा और सबसे लास्ट में फिनॉल जाएगा। ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, इसमें मिटाते हैं इसको, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट हो गया। वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं, ओके। चलिए अब आते हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग इसमें करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हम लगा रहे हैं। एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए में OH डालते हैं, ऑप्शन बी में हम यहाँ पे CH3 लगाते हैं, क्रेसॉल वाली बात है, ये क्रेसॉल हो गया। ऑप्शन सी में ये OH हो गया और मेटा पोजीशन पे CH3 करते हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी में इसको हम लोग OH लेते हैं और पारा पोजीशन पे CH3 करते हैं। ध्यान रखेंगे CH3 जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे pKa का माने Ka का मान जो है ऑर्थो एंड पारा का सेम होता है। मैं एक चीज बता दूं यहाँ पे कि Ka वैल्यू ऑफ ऑर्थो क्रेसॉल एंड ऑर्थो क्रेसॉल बराबर होता है पारा क्रेसॉल। तो ऑर्थो क्रेसॉल और पारा क्रेसॉल में K का मान बराबर होता है, इस कंडीशन से D बराबर B, दोनों बराबर हो गया।
इनसे ज्यादा होगा, इनसे कम होगा सी का। नहीं एक मिनट, क्योंकि ये तो डेंसिटी घटा रहा है, सबसे ज्यादा ए फिनॉल है, और इसके बाद से आ जाएंगे आपका यहाँ पे सी, और सबसे लास्ट में यहाँ पे जाएगा डी, और ये सी वाला पोजीशन पहले क्यों लिए हैं? पहले तो मैंने आपको ये बताया है कि ए जो है मतलब कि फिनॉल जो है, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आते हैं तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। तो फिनॉल पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आया तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम किया, तो सबसे ज्यादा फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, ये बात तय हो गया। अब ऑर्थो एंड पारा पर जो है ज्यादा इफेक्ट डालता है, मतलब उसकी जो प्रभाव होगी वो ज्यादा हो जाएगी ऑर्थो एंड पारा पर। तो ऑर्थो एंड पारा सबसे कम, मेटा पे प्रभाव कम होगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसलिए इसका ये कंडीशन आता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ और अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया। आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और अब पढ़ेंगे इसके आगे का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। दैट्स ऑल।